समानाधिकरण तत्पुरुष समास चल रहा है। सूत्र है कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने। कतर कतमौ प्रथमा का द्विवचन, जाति परिप्रश्ने सप्तमी का एक वचन। कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमौ इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ पर जातेः परिप्रश्नः जाति परिप्रश्नः तस्मिन् जाति परिप्रश्ने। अनुवृत्तियाँ वही हैं। समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। अर्थ करेंगे सूत्र का। जाति परिप्रश्ने अर्थे वर्तमानौ कतर कतम शब्दौ समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है। जाति परिप्रश्न अर्थ में वर्तमान जो कतर और कतम शब्द हैं उनका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है। उदाहरण है कतर कठः कतर कलापः कतम कठः कतम कलापः। तो कठ कलाप ये जाति परिप्रश्न है, मतलब इनमें कौन कठ जाति का है, इनमें कौन कलाप जाति का है। तो ये कठ और कलाप जातियाँ क्या हैं, कोई विशेष नहीं है। जो है ना कठ शाखा के अध्ययन करने वाले हैं वे कठ जाति वाले हो गए, जो कलाप शाखा का अध्ययन करने वाले हैं। जाति का मतलब क्या होता है, समुदाय है। तो कठ समुदाय, कठ कलाप समुदाय, तो इनमें कौन कठ हैं कौन कलाप हैं, यही जाति परिप्रश्न है। और इसमें कतर और कतम, कतर कतम शब्द बनते कैसे हैं, तो किम शब्द से तरप प्रत्यय नहीं होता है यहाँ पर डतर और डतम प्रत्यय होता है। ठीक है ना। आइए से पहले सिद्धियाँ किस में आई है। हाँ, कतर कतमे कतर। तो वाह बहु नाम जाति परिप्रश्ने डतमच और बोली बोली किम सर्वनाम नहीं, द्वयो रेकस्य डतरच है ना। पूरा सूत्र क्या है नहीं, जो सिद्धियां पढ़ चुके होते हो हैं कम से कम उन सिद्धियों के तो सूत्रों को वो होना चाहिए ना। किम यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच वा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। ठीक है ना। तो किम यत्तत् है ना शब्दों से द्वयोः एकस्य निर्धारण, दो में से एक का निर्धारण करना हो कि भाई इन दोनों में कौन ये है, इन दोनों में कौन ये है, तो वो कौन होगा, तब उसमें डतरच प्रत्यय होगा। और जब बहुतों में से निर्धारण करना होगा, जाति परिप्रश्न होगा, तो क्या होगा, डतमच हो जाएगा। तो किम यत् तत् तीनों शब्दों से होता है। ठीक है। तो कतरह और कतमः, यतरह यतमः, ततरह ततमः ये शब्द बनते हैं। पर जो समास होना है वो किसका होना है, केवल कतर और कतम का होना है। तो किम शब्द से डतरच प्रत्यय होगा, डतरच के चकित संज्ञा हो जाएगी, डकित संज्ञा होगी, अतर बचेगा। और फिर डित करण सामर्थ्याद भस्यापि टेर लोपा से टी भाग का लोप हो जाएगा। क्या बच गया, क अतर कतर बन गया। और जब डतमच होगा तो कतम हो जाएगा। तो जाति परिप्रश्न में ये प्रत्यय हो रहा है कि तुम सब में कौन कत है ना, कतमः कठः कतमः कलापः प्रश्न हो रहा है। और जब तो कठ कलाप क्या हो गए, समानाधिकरण समर्थ सुबंत हो गया, उनका कतर कतम के साथ समास हो गया। तो क्या बन गया, कतर कठः, तो कतरश्चासौ कठश्च इति कतर कठः। कतर आगे सु, कठ आगे सु, समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप, स्वाद्युत्पत्ति, कतर कठः कतम कलापः। ठीक है। अगला सूत्र है किम क्षेपे। किम प्रथमा का एक वचन, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियाँ वही हैं। समानाधिकरणेन तत्पुरुष इत्यादि की। अर्थ करेंगे किम इत्येतत् सुबंतम क्षेपे गम्यमाने समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। किम इस समर्थ सुबंत का है ना क्षेप गम्यमान होने पर, क्षेप मने निंदा, गम्यमान हो तो समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उदाहरण है इसका है ना, किम सखा यो भी द्रुह्यति, किम राजा यो न रक्षति।
तो निंदा यही है कि राजा है, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, किंतु वो रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो किम राजा, एक साथ लिखेंगे, मूल शब्द किम ही है ना, तो किम सु राजा सु, और अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर देंगे समास करके, फिर स्वाद्युत्पत्ति करके किम राजा। अब यहाँ पर ये तत्पुरुष समास है, तो राजा सखिभ्यश्च टच से टच प्रत्यय होना चाहिए, किंतु एक सूत्र है किमः क्षेपे। यहाँ सूत्र है किम क्षेपे और वहाँ सूत्र है किमः क्षेपे। उसका अर्थ है कि क्षेपे गम्यमान है, क्षेप यदि गम्यमान हो तो किम शब्द से उत्तर, मतलब किम शब्द के साथ यदि तत्पुरुष समास हुआ हो तो समासांत प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए समासांत प्रत्यय नहीं होने तो किम राजा बनता। जब प्रत्यय नहीं हुआ तो किम राजन, जैसे रूप चलते हैं किम राजा, किम राजानो, किम राजाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये राजन शब्द हो गया। और इसी प्रकार आपका शब्द है किम सखा यो भी द्रोह्यति है। क्या ऐसा सखा है कि जो कि द्रोह करता है? भाई मित्र का काम है द्रोह ना करे, किंतु वो द्रोह कर रहा है तो वो क्या हो गया? सखा नहीं है। मतलब जो है उसका जो अपना कार्य वो न करना ही क्या है यहाँ पर उसकी निंदा है। तो किम सखा यह अभिद्रुह्यति, कथम भूतः सखा यह अभिद्रुह्यति, कथम भूतः राजा यह प्रजाम न रक्षति, जो प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ पर निंदा है। तो किम के साथ राजन का और किम के साथ सखा का, यहाँ पर भी टच प्रत्यय होता पर किमः क्षेपे से निषेध हो गया, तो इसलिए ऐसा ही रह गया। आगे पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद, पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक, तृतीया का बहुवचन, जाति ही एक वचन। समास करेंगे पोटाच स्तोकश्च कतिपयंच, कतिपयंच दृष्टिश्च वशाच वेहच्च वशकयणी च प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च। प्रवक्त्री मूल शब्द हुआ, किंतु जब विग्रह करेंगे तो प्रथमा का एक वचन, तो प्रवक्ता च श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक, अनुवृत्तियां वही हैं। अर्थ करिए सूत्र का। पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त इत्येतैः अधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह जातिवाचि समर्थं सुबन्तं विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। इन समान अधिकरण समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, और वह किसका समास होता है? जातिवाची समर्थ सुबंत का इन समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो जातिवाची कोई भी शब्द ले सकते हैं, है ना, और उसके साथ इन का क्या हो जाएगा? समास होगा। तो पहले तो ये समझना है कि ये पोटा युवती इन सब का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पोटा है ना, पोटा का तात्पर्य होता है वंध्या। वंध्या मतलब क्या होता है? जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, वो हो गई वंध्या। ठीक है, उसके पश्चात क्या है? युवती। युवती जानती ही हैं, युवा। और स्तोकः, स्तोक मने थोड़ा, स्तोक मने थोड़ा। कतिपय मने भी थोड़ा कुछ, कतिपय मतलब कुछ, थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके पश्चात है गृष्टि। गृष्टि का अर्थ होता है कि जो एक बार प्रसूता गौ। गृष्टि माने जो एक बार ब्याई हुई गाय है उसको कहेंगे गृष्टि। धेनु कहेंगे जो तत्काल ब्याई हुई गाय है। वशा का अर्थ भी वंध्या है। वेहत का अर्थ है ना, जो गर्भधारिणी है ना, गाभिन गाय होती है उसको वेहत कहेंगे। वशकयणी का अर्थ होगा जिसके बछड़े तरुण हैं, युवा हैं।
और उसके पश्चात तो प्रवक्ता, जानती हैं प्रवक्ता उसको बोलते हैं जो व्याख्याता होता है, श्रोत्रिय वेद पढ़ने वाला, अध्यापक और धूर्त, इन सब शब्दों से परिचित हैं। अब उदाहरण बनाएंगे हम लोग। इभ पोटा, इभश्चासौ पोटा च इति इभ पोटा वंध्या हतिनी, है ना। इसी प्रकार से इभ मतलब हाथी, इभ मतलब हाथी, किंतु अब ये वंध्या इत्यादि हाथी नर तो होगा नहीं, जो मादा है ना, वही होगी, इसलिए इभा चासौ पोटा च इति इभ पोटा। तो फिर यहाँ पर वही पुंवत कर्मधारे जातीय देशी येषु से सब में पुंवत भाव हो जाएगा। तो इभा सु पोटा सु, उसके पश्चात अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक करके पुंवत कर्मधारे से पुंवत भाव करके इभ पोटा, आगे स्वादित्पत्ति, उसके पश्चात हल्ग्यादि लोप करके इभ पोटा। इभ पोटा का अर्थ क्या हो गया? वंध्या हथिनी। इसी प्रकार इभ युवती ही, नौ मतलब युवा हथिनी, तो इभा आगे सु, युवती आगे सु। अग्निस्तोकः, अग्निश्चासौ स्तोकश्च इति अग्निस्तोकः, क्या अर्थ होगा इसका? थोड़ी आग, है ना। तो अग्नि आगे, अब यहाँ पर देखो ये सब जातिवाचक शब्द हैं। अग्नि कहने से केवल एक आग का तो ग्रहण होता नहीं है, संपूर्ण अग्नि का बोध होता है, तो इसलिए ये सब जातिवाचक शब्द हैं। और जाति में प्रथमा है, इसलिए जातिवाचक शब्द पूर्व में रहेंगे और जो पोटा युवती इत्यादि शब्द हैं वो बाद में रहेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये हो रहा है। उदश्वित कतिपयम, उदश्वित है ना, चादह कतिपयं च इति उदश्वित कतिपयम, थोड़ी लस्सी। उदश्वित कैसे बनता है? उदकेन श्वयते वर्धते इति उदश्वित, जो जल से बढ़ जाती है, तो दही उसमें जितना जल डालते जाओ वो बढ़ता जाता है, इसलिए वो उदश्वित होता है। तो उदश्वित सु कतिपय सु, उदश्वित कतिपयम, ठीक है। गौश्चासौ गृष्टिश्च इति गो गृष्टि ही, तो गो सु गृष्टि सु, गृष्टि मैंने आपको बताया था जो एक बार प्रसूता गौ है, तो एक बार प्रसूता गौ। इसी प्रकार से गौश्चासौ धेनुश्च, गो आगे सु, धेनु आगे सु, जो तत्काल ब्याई हुई गाय है वो गो धेनु हूँ। गोवशा वंध्या गौ, गोवेहत, ठीक है ना, जिसका वो नहीं, जिस नहीं वो उसका है, वशकर्णी का है। गोवेहत का है कि जिसका वो जैसे वो बीच में खराब हो जाता है ना, हाँ, जिसका जिसमें तो वो गिर जाता है, बछड़ा बीच में नष्ट हो जाए, वो है गोवेहत, है ना, जिसको गर्भपाती नहीं गौ कह सकते हैं आप। गो वशकर्णी, वशकर्णी मतलब जिसके बछड़े तरुण हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो गो सु वशकर्णी आगे सु, उसके पश्चात गो वशकर्णी बन जाएगा। कठश्चासौ प्रवक्ता च, है ना, कठ शाखाध्यायी जो वेद का प्रवक्ता है, तो कठ प्रवक्ता। कठ श्रोत्रिय, श्रोत्रिय शब्द श्रोत्रिय छंदोधीते, छंद अधीते, इस अर्थ में श्रोत्रियन शब्द निपातन किया गया है ना, तो वेद को पढ़ने वाला। तो कठ शाखा का अध्यायी जो कि वेद पढ़ने वाला है उसको कहेंगे कठ श्रोत्रिय, और कठाध्यापकः कठधूर्तः। तो ये सब समानाधिकरण समर्थ सुबंत हैं, इनके साथ समास हो जाएगा। अगला सूत्र है प्रशंसा वचनैश्च। प्रशंसा वचन ही तृतीया का बहुवचन, जाति की अनुवृत्ति आएगी, है ना। चलिए, प्रशंसा उच्यते येन स प्रशंसा वचनः तहि प्रशंसा वचन ही। प्रशंसा की जाती है जिन शब्दों के द्वारा, वे प्रशंसा वचन शब्द कहलाएंगे। अर्थ करेंगे प्रशंसा, जाति वचन जातिवाची समर्थम सुबंतम प्रशंसा वचनैः समर्थैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। जातिवाची समर्थ सुबंत का प्रशंसा वचन समर्थ समानाधिकरण सुबंतों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है ब्राह्मणश्चासौ तेजस्वी च इति ब्राह्मण तेजस्वी।
तो ब्राह्मण जातिवाची है, तेजस्वी उसकी प्रशंसा है। तो जो जातिवाची वो पूर्व में हो गया ब्राह्मण, प्रशंसा वचन शब्द बाद में रह गया। तो ब्राह्मण तेजस्वी, ब्राह्मण सु, तेजस्विन सु, समास इत्यादि होकर के ब्राह्मण तेजस्वी। ब्राह्मणश्चासौ शूरश्चेति ब्राह्मण शूरः। गौश्चासौ प्रकांडश्चेति गोप्रकांडम, अच्छी गाय। गोमतल्लिका अच्छी गाय, गोमचर्चिका अच्छी गाय। तो प्रकांड, मतल्लिका, मचर्चिका ये सब शब्द क्या हैं? प्रशंसावाची हैं, अच्छे अर्थ को कहने वाले शब्द हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर समास हो जाएगा। युवा खलति पलित वलिन जरति भी। युवा प्रथमा का एक वचन, खलति पलित वलिन जरति भी प्रथमा तृतीया का बहुवचन। समास करिए। खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति जरत्यः, जरती जरत्यौ जरत्यः ताभिः जरतीभिः कुमारिक रूप चलेंगे। ठीक है। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? वही समानाधिकरणेन तत्पुरुषः इत्यादि। अर्थ करिए। युव शब्दः खलति पलित वलिन जरति इत्येतैः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह तत्पुरुषश्च समासो भवति। युव शब्द का खलति पलित वलिन जरति इन समानाधिकरण समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और वह विकल्प से होता है। ठीक है। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। युवा चासौ खलतिश्च इति युवा खलति ही। मूल शब्द क्या है? युवन। मूल शब्द क्या है? युवन। वो तो रूप चला ना, युवा युवानो युवानः। तो युवन सु खलति सु, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक, न लोप प्रातिपदिकांत से क्या रह गया? युव खलति, आगे सु युव खलति ही। युव पलितः, युवा चासौ पलितिश्च इति युव पलितः। युवा चासौ वलिनश्च इति युव वलिनः। अब उधर जरती है तो जरती स्त्रीलिंग है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? युवती चासौ जरती च इति युव जरती ही। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? खलती मतलब क्या होता है? जिसके बाल नहीं है। तो युवावस्था में ही जिसके बाल उड़ जाए, गंजा हो जाए, उसको कहेंगे युवा खलती ही। पलित मतलब होता है सफ़ेद बालों वाला। युवावस्था में ही जिसके बाल सफ़ेद हो जाए हैं, तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ की कमी से, न्यूनता से ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार युवा वलिनः, वलिन मतलब होता है झुर्रियों वाला। युवावस्था में ही जिसके झुर्रियाँ पड़ जाएं तो वो हो गया युवा वलिनः। और युवती चासौ जरतिश्च इति युव जरती। अब यहाँ पर क्या हुआ? देखो, वही पुंवत भाव हो गया। तो युवती का पुंवत भाव क्या होगा? युवन। विग्रह तो करेंगे, जरती के साथ समानाधिकरण बनाना है। तो यदि युवन पुल्लिंग हो गया और जरती स्त्रीलिंग हुआ तो समानाधिकरण नहीं होगा, दोनों स्त्रीलिंग होने चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पर जरती निर्देश किया है, इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? युवती लेना होगा। तो युवती चासौ जरती च, किंतु जब समास करेंगे तो पुंवत कर्मधारय से पुंवत भाव हो जाएगा। पुंवत भाव युवती का पुल्लिंग शब्द क्या है? युवन, है ना। युवा और युवती, तो युवती को युवन हो गया, न का लोप हो गया, क्या बन गया? युव जरती। ठीक है। तो जिसको युवावस्था में ही क्या हो जाए? बुढ़ापा आ जाए, घुटनों में दर्द होने लग गया, और भी जो वृद्धावस्था के लक्षण हैं वो यदि युवावस्था में ही होने लग जाएं तो उसको क्या कहते हैं? युवा जरती ही। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई ना। तो इस प्रकार से ये तो युवा जरती दीर्घ ही रहेगा, युवा जरती ही नहीं रहेगा। युवा जरती, क्योंकि ङीप तो रहेगा ही, तो फिर हल्ंग्यादि लोप होगा, तो युवा जरती। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है। आगे चलते हैं हम लोग। कृत्य तुल्याख्या अजात्या। कृत्य तुल्याख्या प्रथमा का बहुवचन, अजात्या तृतीया का एक वचन। एक प्रथमांत रहेगा और एक तृतीयांत रहेगा, और अर्थ निर्देश के लिए कहीं कहीं पर सप्तम्यंत होंगे। बस यही है आपका समास। तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्याः, उपपद तत्पुरुष। तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्याः, यहाँ पर तुल्य उपपद रख करके आंग पूर्वक, है ना, ख्याय प्रकथने धातु से क प्रत्यय कर लिया तो बन गया तुल्याख्याः बहुवचन में।
कृत्याश्च तुल्याख्याश्च इति कृत्य तुल्याख्याः। कृत्य संज्ञक प्रत्यय और तुल्य को कहने वाले जो शब्द वो तुल्याख्या होंगे। अजात्या न जाति अजाति है ना, तया अजात्या। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। कृत्य प्रत्ययांताः तुल्य पर्यायाश्च सुबन्ताः अजातिवाचिना समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते विभाषा तत्पुरुषश्च समासो भवति। क्या अर्थ हो गया? कृत्य प्रत्ययांताः, कृत्य प्रत्ययांत शब्द और तुल्य पर्याय वाचिनः, तुल्य अर्थात समान अर्थ को कहने वाले जो शब्द हैं वे अजातिवाचिना समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह। ऊपर जातिवाचक शब्दों के साथ हो रहा था, अब ये जातिवाचक शब्द नहीं रहेंगे, व्यक्तिवाचक शब्द रहेंगे। ऐसे समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ उनका समास होता है विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है भोज्यम चादह उष्णंच इति भोज्योष्णम। व्यक्तिवाचक होगा, नहीं तो गुणवाचक होगा। तो जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक 3 प्रकार के शब्द होते हैं मुख्य रूप से। तो जातिवाचक नहीं है तो गुणवाचक होगा या फिर क्रियावाचक होगा। तो भोज्यम चादह उष्णंच, भोज्य शब्द कैसे बनेगा? भुज पालनाभ्यवहारयोः धातु से ण्यत् प्रत्यय करेंगे, गुण करके भोज्य बनाएंगे। तो ण्यत् प्रत्यय की कृत्य संज्ञा है, तो ये कृत्य प्रत्यांत शब्द हो गया भोज्य। वही भोज्य और वही उष्ण है। उष्ण गुणवाचक शब्द है, गरम। तो भोज्यं चादह उष्णंच इति भोज्योष्णम। ठीक है। और भोज्यं चादह लवणंच इति भोज्य लवणम है, जो खाने योग्य है और नमकीन है उसको क्या कहेंगे? भोज्य लवणम। ठीक है। आगे तुल्या, इसी प्रकार से पानीय शीतम, पानीयम में क्या प्रत्यय हुआ? अनियर, पा अनियर अका सवर्ण दीर्घा, पानीय बन गया। पानीयन चादह शीतंच, है ना, पीने योग्य शीतल जल, वो क्या होगा? पानीय शीतम। तो अजातिवाची है, यानी मतलब जातिवाचक नहीं होना चाहिए, तो ये गुणवाचक शब्द हैं, शीतम, उष्णम, लवणम इत्यादि। तो ये समास हो गया। तुल्याख्य शब्द में देखो, तुल्यश्चासौ श्वेतश्च इति तुल्य श्वेतः, बराबर सफ़ेद, है ना। तुल्यश्चासौ श्वेतश्च, बिल्कुल बराबर सफ़ेद हैं दोनों, है ना। तुल्यश्चासौ महांश्च इति तुल्य महान। इस बार से सदृक् चासौ श्वेतश्च इति सदृक् श्वेत, सदृश श्वेतः सदृश महान। तो तुल्य, सदृश, ये सब शब्द क्या हैं? तुल्याख्य हैं। तो सिद्धि उसी प्रकार से होगी। भोज्य आगे सु, लवण आगे सु, सभी में वही सु सु दोनों तरफ प्रथमा का रखेंगे और उसके पश्चात अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक करेंगे और लुक करके पुनः स्वाद्युत्पत्ति करके, और यदि नपुंसक लिंग का शब्द है तो अतोम, यदि पुल्लिंग का शब्द है तो स्वाद्युत्पत्ति, इस प्रकार से करके रूप बना लेंगे। वर्णो वर्णेन, वर्ण प्रथमा का एक वचन, वर्णेन तृतीया का एक वचन। वर्ण विशेषवाची सुबंतम, वर्ण विशेषवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। वर्ण विशेषवाची समर्थ सुबंत का वर्ण विशेषवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण है कृष्णश्चासौ सारंगश्च इति कृष्ण सारंगः। ठीक है ना, 2 वर्ण एक में होते हैं ना। लोहितश्चासौ सारंगश्च इति लोहित सारंगः। कृष्णश्चासौ शबलश्च इति कृष्ण शबलः, लोहित शबलः। ठीक है। तो काला और चितकबरा, चितकबरा 2 तरह का होता है ना, एक सफ़ेद और कालापन को लेकर के और एक भूरा और सफ़ेद लेकर के, तो वही लोहित शबलः और कृष्ण शबलः। बात समझ में आ गई? तो कृष्णश्चासौ शबलश्च, काला और चितकबरा दोनों एक ही चीज़ें हैं, वही कृष्ण और वही सारंग है, वही कृष्ण और वही शबल है, वही लोहित है वही सारंग है, वही लोहित है और वही शबल है। तो वर्ण विशेषवाची का वर्ण विशेषवाची के साथ हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का परस्पर समास होता है। सिद्धि की प्रक्रिया वही रहेगी। कुमारः श्रमणादिभिः,
कुमारः प्रथमा का एक वचन, श्रमणादि भी तृतीया का बहुवचन। श्रमणा आदि येषां ते श्रमणादयः तैहि श्रमणादिभिः। अनुवृत्तियां वही हैं, समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा। कुमार शब्दः समानाधिकरणैः श्रमणादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुमार शब्द का श्रमणादि गण पठित समानाधिकरण समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और वह विकल्प से होता है। अब देखो, श्रमणा इत्यादि शब्द जो भी हैं वो स्त्रीलिंग में हैं। तो जब इधर श्रमणा स्त्रीलिंग है तो इधर हम कुमार शब्द को भी क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग बना देंगे, क्योंकि समानाधिकरण करना है। तो कुमारी चासौ श्रमणा च इति कुमार श्रमणा, वही पुंवत कर्मधारय से पुंवत भाव हो जाएगा। कुमारी चासौ प्रव्रजिता च इति कुमार प्रव्रजिता। तो श्रमणा कहते हैं जो तपस्विनी। आर्य समाज का इतिहास पढ़ते थे, आपको बताया था ना, जो बौद्ध भिक्षुणियाँ होती थी उनको श्रमणा प्रव्रजिता इन शब्दों से प्रयोग किया जाता था। तो कुमारी तपस्विनी, कुमारी सन्यासिनी, मतलब जो गृहस्थाश्रम में गए बिना ही जिन्होंने सन्यास ले लिया उनको क्या कहेंगे, कुमार श्रमणा, कुमार प्रव्रजिता। चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पादः प्रथमा का बहुवचन, गर्भिण्या तृतीया का एक वचन। चत्वारः पादाः यासां ताः चतुष्पादः, चार पैर हैं जिनके वो क्या कहलाएंगे, चतुष्पादः। बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्तियाँ समानाधिकरणेन तत्पुरुषः इत्यादि हैं। अर्थ करेंगे, चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणेन गर्भिणी शब्देन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ताः, चतुष्पाद वाची जो समर्थ सुबंत हैं उनका समानाधिकरण गर्भिणी शब्द के साथ समास होता है विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो चतुष्पाद वाची शब्द कौन है, जैसे गौ, तो गौश्चासौ गर्भिणी च इति गो गर्भिणी। यहाँ पुंवत भाव नहीं होगा, किंतु मूल शब्द गो है, सु का लुक हो गया तो गो गर्भिणी, स्त्रीलिंग उसी प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से महिषी चासौ गर्भिणी च इति महिष गर्भिणी, यहाँ पुंवत भाव हो जाएगा। वहाँ पुंवत भाव क्या, वहाँ तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक ही जैसा रूप बनता है, इसलिए वहाँ पुंवत भाव नहीं किया, यहाँ पर करना पड़ेगा। तो महिषी आगे सु, और महिषी का पुल्लिंग क्या होगा, महिष, उसका स्त्री प्रत्यय का लोप कर दो, वही उसका पुल्लिंग शब्द बन जाता है। ऐसे ही अजा चासौ गर्भिणी च, तो अजा चतुष्पाद है, चतुष्पाद समझती है ना, जो चार पैर वाले पशु हैं। तो अजा चासौ गर्भिणी च इति अज गर्भिणी, पुंवत भाव होकर के अज गर्भिणी, ठीक है। तो गर्भिणी गाय, गर्भिणी भैंस, गर्भिणी बकरी, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएंगे। मयूर व्यंसकादयश्च, मयूर व्यंसकादयः प्रथमा का बहुवचन, च अव्ययपदम्। मयूर व्यंसकः आदिर्येषां ते मयूर व्यंसकादयः, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अनुवृत्तियाँ वही हैं। मयूर व्यंसकादयः गणपठिताः शब्दाः समानाधिकरणे तत्पुरुष संज्ञकाः भवन्ति, है ना, ते समुदायः एव निपात्यन्ते। मयूर व्यंसकादयः शब्दाः, मयूर व्यंसकादि जो शब्द हैं वे समानाधिकरण होते हैं तथा उसमें जिस प्रकार से पढ़ दिए गए हैं वैसे ही वो निपातित कर दिए गए हैं। तो मयूरश्चासो व्यंसकश्च इति मयूर व्यंसकः, छात्रश्चासो व्यंसकश्च इति छात्र व्यंसकः। व्यंसक मैंने होता है धूर्त, चालाक, है ना, तो बहुत चालाक मोर, बहुत चालाक छात्र विद्यार्थी, तो व्यंसकः का अर्थ है चालाक। इसी प्रकार से मयूर व्यंसक आदि गण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष हैं। तो और ये मयूर व्यंसक आदि गण आकृति गण है। आकृति गण आप लोग जानते ही हैं कि उसके समान जो भी शब्द होंगे यदि वो गण पाठ में नहीं भी पढ़े गए हैं तो उनसे गृहीत हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का समानाधिकरण तत्पुरुष समास सूत्रों से विधान नहीं किया गया और समास देखने में आता है तो वो सब किस में समझे जाएंगे, मयूर व्यंसक आदि गण में समझे जाएंगे, और उनमें जो पढ़ दिए गए हैं वे तो उसी प्रकार से ही माने जाएंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इस प्रकार के शब्द हैं और बहुत सारी वार्तिकें भी हैं जो कि
जिनका समास कहीं अन्यत्र नहीं कहा गया है। तिङंत का तिङंत के साथ भी समास किया गया है, तिङंत का सुबंत के साथ भी समास किया गया है, पर वो निपातन है। वैसे तो समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ ही समास होगा, किंतु तिङंतों का तिङंत के साथ भी समास किया गया है। ठीक है, क्यों? वो मयूरवंशकादिगण में पढ़ दिए गए हैं। तो जहाँ पर भी हमें अन्यत्र समास इष्ट है वो सब मयूरवंशकादिगण में पढ़ा गया और वो साधु समझे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अभी तत्पुरुष समास नहीं समाप्त हुआ है, किंतु समानाधिकरण तत्पुरुष समास का जो अधिकार था वो समाप्त हुआ और समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा हुई। और ये आगे के जितने सूत्र थे वे सभी विशेषणम विशेषेण बहुलम, क्योंकि कोई विशेषण है कोई विशेष्य है, चाहे वो निंदा रूप में है, चाहे वो प्रशंसा रूप में है, चाहे वो विशेषण रूप में है। तो कोई विशेषण था कोई विशेष्य था, किंतु उसी का ही विस्तार रूप में ये समास पढ़े गए थे, जो कि आपका ये समाप्त हुआ। तो द्वितीय अध्याय का प्रथम पद आपने समाप्त कर लिया। आज का पाठ इतना ही, शेष कल।